पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबर्द आज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। अकबी ढलान में थोड़ा सा नीचे जाते ही मुझे सामने के निशाने से मुकम्मल आड़ मयस्सर हो गई, लेकिन एक बात यकीनी थी कि पहाड़ी की बुनियाद में दुश्मन के बंदे मौजूद थे या पहुंचने वाले थे। झाड़ियों की वजह से दूर दूर तक दिखाव मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं अंदाजा नहीं कर सकता था कि आया दुश्मन पहुंच चुका है या नहीं। अगर दुश्मन के बंदे पहले से तैयार बैठे होते कि इत्तला मिलते ही मौके की तरफ भागेंगे, तब तो उनका पहुंच जाना हैरान कुन नहीं था। रशीद ने भी यही पैगाम भेजा था कि वो मुझे घेरने की कोशिश कर रहे थे। गोया उस इलाके में वो दुश्मन की नकलो हरकत देख चुका था। चंद कदम उठाते ही मेरी नजर एक छोटी सी खो पर पड़ी जहां एक शख्स सिमट कर बैठ सकता था। उसके सामने छोटी सी झाड़ी भी मौजूद थी, मगर झाड़ी इतनी घनी नहीं थी कि अंदर बैठा शख्स मुकम्मल छुपा रह सकता। सूरत से फैसला करते हुए मैंने बैग से छोटे दस्ते वाली कुल्हाड़ी निकाली और एक घनी झाड़ी से चंद शाखें काट लीं। कटी हुई शाखों के बच जाने वाले सिरों पर मैंने मिट्टी और घास के तिनके मल दिए ताकि किसी को मालूम ना हो कि वो वहां से ताज़ा शाखें काटी गई हैं। एक और झाड़ी से भी चंद शाखें काटकर मैंने सारी शाखें खो के सामने जमीन में इस तरह गाड़ी कि जब तक शाखें हटाकर वहां न देखा जाता, अंदर मौजूद शख्स नजर नहीं आ सकता था। सामने की शाखें दाएं बाएं करके मैं अंदर बैठ गया और शाखों को दोबारा दुरुस्त कर दिया। वहां पांव पसारना मुमकिन न था। मैं ऐसी हालत में बैठा था कि घुटने छाती के साथ लगे हों, थोड़ी घुटनों पर टिकाई हो और दोनों हाथ घुटनों के गिर्द लपेटे हों। एसरवन का बैग मेरी दाईं जानिब खो की दीवार के साथ रखा था। अब मुझे दुश्मन का इंतजार था। यकीनन सबसे पहले उन्हें मेरी कमीनगाह तक ही पहुंचना था। मेरा मोबाइल फोन वाइब्रेशन पर था। उसे मैंने बिल्कुल साइलेंट कर दिया था, क्योंकि वाइब्रेशन की आवाज भी हसास कानों वाले दूर से सुन लेते हैं। और फिर रशीद को मैसेज लिखने लगा, मैं इसी इलाके में छुपा हूँ, तुम दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रख कर मुझे अपडेट करते रहना और सिर्फ लिख कर पैगाम भेजना, कॉल करने या वॉइस मैसेज भेजने की गलती न करना। उसके मैसेज का जवाब आया, छुपना ही बेहतर है बॉस, क्योंकि इस इलाके को बड़ी तादाद में एजेंसी वालों, पुलिस और श्रीनाथ के पालतू चेलों ने घेरा हुआ है। तलाशी लेने वाले इसके अलावा हैं। मैंने पूछा, श्रीनाथ का क्या बना? उसने लिखा, अपने दस्ते रास्त के पास पहुंच गया है। इसी दौरान चाप सुनाई दी। मैं खो में तिरछा बैठा था, गर्दन को बाएं जानिब मोड़ा। खो से चंद फुट के फासले पर दुश्मन के निचले धड़ की झलक नजर आई। वो खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। अगला घंटा उनकी नकलो हरकत वहां जारी थी। उन्होंने खामोशी का बुत भी गिरा दिया था। अब एक दूसरे को पुकारते हुए हिदायत दी जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता कदमों की चाप और पुकारती आवाजें खत्म होने लगी। वो तलाश का दायरा बढ़ा रहे थे। 2-3 तलाशी लेने वाले खो के करीब आए, मगर खो को तलाश न कर सके। मैं सुबह का नाश्ता करके वहां पहुंचा था और उस वक्त दोपहर होने को थी। अच्छी खासी भूख महसूस हो रही थी। एक पेशावर स्नाइपर मिशन पर जाने से पहले अपने पास खाने पीने की कुछ न कुछ अशिया जरूर रखता है। मेरे पास भी पानी की बोतल और 2-3 पैकेट बिस्किट मौजूद थे। बगैर आवाज पैदा किए मैंने बैग से बिस्किट के पैकेट निकालकर पेट के वावेले के सामने बंद बांधा और फिर बेफिक्र होकर आगे का लाहे अमल सोचने लगा। गाहे गाहे मोबाइल पर निगाह डाल लेता ताकि रशीद का पैगाम बर वक्त पढ़ सकूं, मगर उसके पैगाम आना बंद हो गए थे। अचानक ही निगाह मोबाइल सिग्नल पर पड़ी। एक भी सिग्नल नजर नहीं आ रहा था। पहले तो लगा शायद खो में सिग्नल नहीं आ रहे, मगर फिर सोचा कि खो में बैठे हुए मैं रशीद से राब्ता कर चुका था। अगर पहले सिग्नल आ रहे थे तो बाद में कौन सी रुकावट पैदा हो गई थी। यकीनन दुश्मन ने वहां ताकतवर जैमर लगा दिया था और इसकी वजह यही थी कि उन्हें शक था कि मैं वहीं छुपा हूं और उनकी कोशिश थी कि मैं अपने साथियों से राब्ता करके ताज़ा सूरत हाल मालूम न कर सकूं।
अगर वाकई में उनका यही मंसूबा था तो वो इतनी जल्दी घेरा ख़त्म करने वाले नहीं थे। मेरी कमीनगाह इस काबिल नहीं थी कि वहाँ लंबा क़याम कर सकता। कोई आम आदमी तो वहाँ शायद घंटे 2 घंटे भी ना गुजार पाता। ये तो मेरी ही बर्दाश्त थी। इतनी देर से वहाँ यूं बंद था जैसे अंडे में मुर्गी का बच्चा होता है। अंधेरा गहरा होते ही मैं एहतियात से बाहर आ गया। एक तरीका तो ये था कि मैं रात के वक्त खो से बाहर गुजारता और सुबह का उजाला फैलते ही खो में घुस जाता और दुश्मन का घेराव खत्म होने तक उसी रोजमर्रा पर अमल पैरा रहता। मगर मुश्किल ये थी कि दुश्मन का घेराव तूल खींचता तो मसाइल बढ़ जाते और फिर सर्दी में खुले आसमान तले साकिन बैठे रहना निहायत पुरअज़ियत और दुश्वार था। खाने पीने का मसला भी तवज्जो तलब था कि 2 पैकेट बिस्किट के सहारे आखिर कितना वक्त गुजारता। दूसरा तरीका ये था कि मैं आज ही दुश्मन का घेरा तोड़कर निकलने की कोशिश करता। गो उसमें भी कम खतरात न थे, मगर कामयाबी उन्हीं लोगों के हिस्से में आती है जो कोशिश से बाज नहीं आते। इरशाद खुदाबंदी है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है, या एक मुफक्किर कहता है कि कोशिश न करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वालों से बच जाए। मैं मुनासिब वक्त का इंतजार करने लगा। पहरेदार इब्तिदाई रात में ज्यादा चौकन्ने होते हैं, लेकिन जो रात गहरी होती जाती है थकन, नींद और नाउम्मीदी उन्हें सुस्त कर देती है। मौसम भी अपना असर दिखाता है। गर्मी हो तो आखिर शब की ठंडी हवा लोरी का काम देती है। गर्मी से झुलसे बदन खुनकी की फरहत पाकर ऊँघने लगते हैं और सर्दियों में रात के आखिरी पहर ठंडक की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। पहरेदार गर्मी के हुसूल के लिए आग जलाने पर मजबूर हो जाते हैं या कंबल चादर लपेट कर सर्दी का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। उमूमन कानों और नाक को बचाने की खातिर मफलर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जो समातों की कारकर्दगी में रुकावट बनता है और यही वक्त पहरेदारों की गफलत से फ़ायदा उठाने का होता है। खुले आसमान तले सख्त सर्दी पड़ रही थी। मैंने गर्म कोट तो पहना हुआ था, लेकिन मुसलसल बैठने से सर्दी कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। खुद को मसरूफ रखने के लिए मैंने तेज धार चाकू से छोटी छोटी टहनियों को काटना शुरू कर दिया। यूं एक तो कैमोफ्लाज करने में आसानी रहती, दूसरा हरकत करने से सर्दी का एहसास भी कम हो जाता। वक्त काफ़ी था, इसलिए मैं तसल्ली से काम करता रहा। अचानक ही तड़तड़ाहट की आवाज़ गूंजी। शायद वो तलाशी फायर कर रहे थे। ये भी मुमकिन था कि किसी जानवर की आहट पर उन्होंने फायर खोला था, मगर मैं मुतमईन होकर मसरूफ रहा कि फायर की आवाज़ काफ़ी दूर सुनाई दी थी। थोड़ी देर बाद अकेला फायर हुआ और फिर वक्फे से किसी न किसी की ट्रिगर पर धरी उंगली खारिश कर जाती। मैं तसल्ली से अपने काम को जुड़ा रहा। जब मुनासिब टहनियां इकट्ठी हो गईं तो मैंने SR1 का बैग उसी खो में छुपा दिया जहां पहले खुद छुपा था, क्योंकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में अगर भागना पड़ जाता तो वो आसानी रहती। यूं भी फिलहाल SR1 की जरूरत बाकी नहीं रही थी। मेरे पास 3 पिस्तौल मौजूद थे। मोहन भिमानी का वॉल्थर P99, चरणजीत से छीना हुआ छोटे हजम का रूगर LCP 38 बोर और ग्लॉक 19। वॉल्थर भी मैंने बैग में रहने दिया कि ग्लॉक और रूगर मेरे लिए काफी थे। खो के दहाने को मैंने दरमियाने हजम के पत्थरों से पाट दिया कि झाड़ियां अगर हवा से उड़कर दाएं बाएं भी हो जाती तो खो किसी को नजर न आती। चांद आखिरी क्वार्टर में था और अब तक तुलू नहीं हुआ था, लेकिन मुसलसल अंधेरे में रहने की वजह से अशिया के हयूले आसानी से नजर आ रहे थे। फिर मैं झाड़ियों को अपने जिस्म के गिर्द एक मखसूस तरतीब से लपेटने लगा। घंटे भर की मुशक्कत के बाद मैंने हरकत करती झाड़ी का रूप धार लिया। बोतल के पानी से मिट्टी गीली करके मैंने चेहरे पर मल ली, क्योंकि ये भी कैमोफ्लाज में शामिल था। रात 2:30-3 बजे का अमल होगा जब मैं जाने को तैयार हुआ और मोहतात अंदाज में नशेब में उतरने लगा। साइलेंसर लगा ग्लॉक मेरे हाथ में था। अंधेरे में उतराई चढ़ाई से कहीं ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि पांव जरा सा गलत जगह पर पड़ने से इंसान लुढ़कता हुआ नशेब में पहुंचता है, और हालात ऐसे हों जैसे मुझे दरपेश थे तो लुढ़कने से लगने वाली चोटों से बंदा बच भी जाए। दुश्मनों से नहीं बच सकता था कि आवाज सुनते ही सब ने इकट्ठे हो जाना था। रास्ता मेरा देखा भाला नहीं था, इसलिए उतराई की मुश्किलात मजीद बढ़ गई थी। अलबत्ता पहाड़ों का पुराना मिजाज आशना था, इसलिए हरकत करने में इतना ज्यादा मसला भी नहीं हो रहा था जितना आम शख्स को दरपेश हो सकता था। मैंने तेजी की बजाय दुरुस्ती को तरजीह दी थी, इसलिए वो छोटी सी उतराई भी काफी देर लगा कर तय हुई थी। मुश्किल ढलान रफ्ता रफ्ता आसान ढलान में तब्दील हुई और आखिर उतराई खत्म हो गई। ढलान पर झाड़ियां काफी घनी थीं, जो जमीन के हमवार होते हुए बतदरीज छिदरी छिदरी होने लगी थी। 3-4 मकामात पर आग के शोलों की झलक दिखाई दे रही थी। यकीनन सर्दी से मुकाबले को आग का साथ जरूरी था। आग की रोशनी ने दिखाव के हालात को कदरे बेहतर कर दिया था। रोशनी के करीब बैठने वालों को अंधेरा कुछ ज्यादा ही महसूस होता है।
ये इंसानी आंख की खुसूसियत है कि रोशनी और अंधेरे के साथ हम आहंग हो जाती है। रोशन कमरे में बैठे शख्स को एकदम अंधेरे में जाना पड़े तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन 2-3 लम्हों के बाद उसकी बीनाई अंधेरे से मुआफिक होकर काम करने लगती है। उनका आग जलाना मेरे हक में जाता था। गाहे गाहे टॉर्च की रोशनी भी अंधेरे का सीना चीरती हुई लहरा कर दाएं बाएं से निकल जाती। उन लम्हात में मैं बिल्कुल साकिन हो जाता। दाएं बाएं का जायजा लेता हुआ मैं धीरे धीरे एक अलाव के करीब होता गया, यहाँ तक कि वहाँ मौजूद पहरेदारों की गुफ्तगू सुनाई देने लगी। उन्होंने सियासत का मौजू छेड़ा हुआ था और अपने कायद की खूबियों को उजागर करने के साथ दूसरों की गलतियों और बेईमानियों का तस्करा भी जोरों शोर से कर रहे थे। उनकी बहस मेरे लिए काफी मुफीद थी। दूसरी टोली उनसे 50-60 कदम दूर बैठी हुई थी। मैंने पहली टोली से 10-15 कदम का फासला रख कर दरमियानी इलाका अबूर करना चाहा। उसी वक्त मोबाइल फोन की मुतरन्नम घंटी बजी जो मुझे हैरान कर गई थी, क्योंकि मेरे मोबाइल फोन पर सिग्नल नहीं आ रहे थे, जिसका मतलब मैंने ये लिया था कि उन्होंने सिग्नल जाम कर दिए थे। उसके साथ ही याद आया कि सिग्नल जाम होने के बाद एक बार फिर मैं मोबाइल फोन की स्क्रीन नहीं देख सका था और मेरे मोबाइल फोन की घंटी और वाइब्रेशन चूंकि बंद थी, इसलिए कॉल या पैगाम आने का मुझे पता नहीं चल सका था। मोबाइल फोन की घंटी की आवाज काफी बुलंद थी। मेरे महबूब गुलकार जाने किस कयामत का जिक्र कर रहा था, मगर जिसका मोबाइल बज रहा था उसने अपने साथी को 1 मिनट कॉल सुन लूं कहकर जब मेरी तरफ कदम बढ़ाए तो वो मंजर भी छोटी मोटी कयामत की याद ताज़ा कर गया। मोबाइल फोन कान से लगाते हुए वो शाकी लहजे में बोला, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? और फिर वो चुप होकर सुनने लगा। न जाने दूसरी तरफ से क्या कहा गया। लम्हा भर की खामोशी के बाद उसने कहा, अच्छी तरह जानती हो तुमसे ज्यादा ये मेरी इच्छा थी, मगर क्या करूं, सरकार का नौकर हूं, इनकार तो नहीं कर सकता था। वो खामोश होकर बात सुनने लगा। इस दौरान वो बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक गया था। वो इतना करीब आ गया था कि उसकी महबूबा की हल्की हल्की आवाज भी मेरे कानों में पहुंचने लगी थी। वो पूछ रही थी, आखिर ऐसा भी कौन सा जरूरी काम है जो इस समय तक खत्म नहीं हो सका? वो बोला, एक नरकवासी ने जलील करके रख दिया है। सारा दिन उसे ढूंढते रहे और अब उसी को पकड़ने के लिए पहरे पर खड़े हैं। पता नहीं भूत है या जादूगर, अपना काम करके ऐसा गायब हुआ है कि कोई सुराग नहीं मिल रहा। वो तंज़िया अंदाज में बोली, भूत को ढूंढना तो बेवकूफ़ी है। वो संजीदगी से बोला, तुम्हें शायद मजाक लग रहा है, मगर खुफिया एजेंसी वाले उसे भूत स्नाइपर ही कह रहे हैं। मौजू बदलते हुए वो शाकी हुई, प्राथमेश जी, जानते हो कितनी मुश्किल से आज मौका मिला था, तुमने ज़ाया कर दिया। उसने सफाई पेश की, क्षमा चाहता हूँ मेरी जान, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी थी। वो बोली, अच्छा ठीक है, बाद में बात करती हूँ, शायद पिताजी उठ गए हैं। राब्ता मुनक़ता हुआ और मोबाइल फोन की स्क्रीन रोशन हो गई। इन लम्हात में अगर प्रथमेश का चेहरा मेरी तरफ घूम जाता तो यकीनन मुझे जाहिर होना पड़ता, मगर अचानक ही मेरी बाईं तरफ रोशनी नमूदार हुई। किसी ने टॉर्च की रोशनी उधर फेंकी थी। आंखों के सामने हाथ रख कर वो चिल्लाया, यार टॉर्च तो बंद करो। एक हंसती हुई आवाज आई। मैंने सोचा शायद दुश्मन को पकड़ लिया है, साथ ही रोशनी गायब हो गई। 2-3 कदम उसकी जानिब बढ़ते हुए प्रथमेश ने जवाबी हंसी उछाली। बोला, इतने किस्मत वाले नहीं हो मनोहर जी कि किसी भूत को पकड़ सको। मैंने गर्दन उस तरफ घुमाई। 2 आदमी इसी तरफ आ रहे थे। उनके अंदाज से लग रहा था कि दुश्मन की गश्ती टोली थी। पहरे पर मौजूद टोलियों के दरमियानी खला को महफूज बनाने के लिए उन्होंने गश्ती टोलियां भी मुकर्रर की थीं। मैं गैर महसूस अंदाज में 2 कदम पीछे लेकर एक झाड़ी के साथ जुड़ गया। मनोहर ने अंदाजा जाहिर किया। बोला, मुझे भी लगता है वो खबीस पहले ही फरार होने में कामयाब हो चुका है और हम यूं ही समय बर्बाद करने पर तुले हैं। मनोहर के साथी ने कहा, गोविंद को गोली लगने से पहले हम घेरा मुकम्मल कर चुके थे। प्रथमेश ने अफसोस जाहिर किया। बोला, गौतम भाई, गोविंद बेहतरीन स्नाइपर था। मनोहर ने कहा, यकीनन होगा, मगर उस खबीस की महारत पर भी कोई शक नहीं। कंजर की कोई गोली ही खता नहीं हुई। महाराज श्रीनाथ यादव को उसके मुहाफिजों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। फकत सर का छोटा सा हिस्सा नजर आ रहा था और वो कामयाबी से वार कर गया। प्रथमेश ने लुकमा दिया, सुना है मोहन भीमानी की हत्या भी उसी ने की है, बल्कि इससे पहले मुंबई का एक बड़ा बिजनेसमैन भी भूत का शिकार बना था। मनोहर ने पूछा, किससे सुना है? प्रथमेश बोला, एजेंसी वालों से। मोहन भीमानी और उसके साथियों की मौत की वजह उसी राइफल की गोली बनी जिससे महाराज श्रीनाथ को निशाना बनाया गया है, और सुना है ये कोई मखसूस राइफल है जो सिर्फ भूत स्नाइपर के पास है। तभी एजेंसी वालों को जूं ही पता चला, उन्होंने उसे घेरने का मंसूबा सोच लिया, लेकिन महाराज की कुर्बानी देकर भी उस भूत को न पकड़ सके।
गौतम ने हैरानी जाहिर की। बोला, तुम्हारे कहने का मतलब है एजेंसी वाले पहले से जानते थे कि वो श्रीनाथ पर हमला करेगा? प्रथमेश ने पुरएतमाद लहजे में तफसील सुनाई। बोला, बिल्कुल ऐसा ही है। मोहन भिमानी और उसके 11 साथियों की हत्या इतना मामूली वाकया नहीं था कि रॉ मुतवज्जे न होती। उन्हें पोस्टमार्टम से पहले ही वकुए से मखसूस राइफल के एमुनिशन के खोखे मिले जो करीबी पहाड़ी पर बिखरे पड़े थे। वो फौरन असली कहानी तक पहुंच गए थे, इसलिए पोस्टमार्टम करने वाले से खुसूसी तौर पर मौत की वजह दरियाफ्त की गई, जिससे पता चला कि तमाम की मौत मखसूस राइफल की गोली से हुई थी और बाद में उनकी लाश पर गोलियां बरसाकर तफ्तीश करने वालों को भटकाने की कोशिश की गई। गौतम मोतरिस हुआ। बोला, मगर इससे ये कहाँ जाहिर होता है कि वो महाराज श्रीनाथ पर भी हमला करेगा? प्रथमेश ने लूली लंगड़ी दलील दी। बोला, मोहन भिमानी के दुश्मन महाराज श्रीनाथ के दोस्त तो नहीं हो सकते। गौतम ने मुंह बनाया। बोला, क्या इससे ये साबित होता है कि वो महाराज श्रीनाथ पर हमला करेगा, और वो भी शमशान घाट में? मनोहर मुखिल हुआ। बोला, प्रथमेश दुरुस्त कह रहा है दोस्त। अगर स्नाइपर ने लाशों पर क्लैशनकोफ की गोलियां बरसाकर स्नाइपर राइफल की गोलियों को छुपाने की कोशिश की, तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि वो नहीं चाहता था कि उन लोगों की मौत की वजह जाहिर होने के बाद महाराज श्रीनाथ उनके क्रियाकर्म के लिए शमशान घाट आने से रुक जाए। और स्नाइपर को चारा पेश करने के लिए ही एजेंसी वालों ने महाराज श्रीनाथ से हकीकत पोशीदा रखी। गौतम मुताज्जिब हुआ, क्या ये भगवान से नहीं डरते कि इतने महान मनुष्य की हत्या इन लोगों की वजह से हुई? मनोहर दांत पीसते हुए बोला, इन अधर्मियों को पाप और पुण्य की क्या परवाह? प्रथमेश के साथ ही पहरेदार ने हाँक लगाई। बोला, साथियों चाय बना रहा हूँ, पीना है तो करीब आ जाओ और मुझे भी बताओ कि किस तकरार में लगे हुए हो। पहरेदारों की दूसरी टोली जो जरा फासले पर बैठी हुई थी, उन्होंने भी चाय का खैर मकदम किया। विक्रम जानी, चाय हम भी पियेंगे। गश्ती टोली और प्रथमेश विक्रम की तरफ बढ़ गए थे। उनकी बातों से मेरी मालूमात में भी अच्छा इजाफा हुआ था। यकीनन रॉ ने श्रीनाथ की कुर्बानी मुझे पकड़ने के लिए दी थी। अगर वो पहले से श्रीनाथ को सूरत हाल से आगाह कर देते तो यकीनन वो सूरमा शमशान घाट का रुख कभी न करता। अलबत्ता एक बात वाज़ेह नहीं हुई थी कि उन्होंने मुझे गोली चलाने से पहले गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों न की। इसके पस पर्दा यकीनन कोई वजह तो थी, लेकिन वो वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं था। ये बाद में इत्मीनान से सोचा जा सकता था। फिलहाल तो घेरे से निकलने की जरूरत थी। प्रथमेश वगैरह अलाव के करीब पहुंच कर बैठ गए थे। मैं मोहतात अंदाज में आगे सरकने लगा। वो बैठे बैठे टॉर्च की रोशनी दाएं बाएं फेंक देते, मगर टॉर्च का रुख अंदर की तरफ होता था। 40-50 कदम की दूरी पैदा करने के बाद मैं कदरे सुरत से दूर हटने लगा, लेकिन अब तक एहतियात का दामन नहीं छोड़ा था, क्योंकि बैद नहीं था कि दुश्मन के आदमियों ने बैरूनी घेरा भी लगाया होता। उनसे फरलांग भर दूर आते ही मुझे एक सड़क मिल गई। सड़क अबूर करके मैंने सबसे पहले एक बड़ी झाड़ी की ओट में जिस्म से बंधी झाड़ियां अलहदा की और मोबाइल फोन निकाल कर देखने लगा। रशीद की काफी मिस कॉलें और पैगाम आए हुए थे। उसे खैरियत के पैगाम के साथ चंद हिदायत भी लिख कर भेजी और सड़क से कदरे फासला रख कर उसके मुतवाजी चलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कहानी साथ साथ लिखी जा रही है, तो ये हो सकता है कि इसकी अगली अक़सात आने में थोड़ी ताख़ीर हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सिचुएशन को समझेंगे और हमारी दूसरी सीरीज को भी फॉलो करते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द आपके लिए मज़ीद अक़सात लेकर आते रहें। तब तक आप हमारी दूसरी सीरीज देख सकते हैं और सिराज टीवी पर आप इस्लामी कहानियाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।